नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कक्षा 12 से मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपना ये जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2021-22 से, इस सेशन में क्लास 10th और 12th के जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। और आप को जानकारी होगी कि इस हमारे चैनल पर कक्षा 10th के लिए जो मैथमेटिक्स के वीडियोज़ हैं वो हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से लगातार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12th के लिए भी। तो आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और निश्चित रूप से मैं आपके लिए वो अथक प्रयास करूँगा जिसकी वजह से आपको इस न्यू सिलेबस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ पर अपन इस प्रश्नावली से संबंधित बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करें। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो किसे कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं इनकी अमूमन लगभग सब स्टूडेंट को जानकारी है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है। तो वे त्रिकोणमितीय व्यंजक, वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के लिए एक निश्चित संख्या को व्यक्त करते हों, ये है त्रिकोणमितीय फलन की डेफिनेशन कि वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के लिए, कोण हम सब जानते ही हैं, एक निश्चित संख्या को, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि निश्चित संख्या जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के लिए एक निश्चित संख्या को व्यक्त करते हों क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन है कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहा जाता है इनको। यहाँ पर ये जो थीटा हम बोल रहे हैं ये क्या है? कोण। तो ये कोण का संकेत है थीटा। यहाँ संकेत तो और कुछ भी हो सकता है, फाई, साइन, डेल्टा, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब के सब हो गए आपके त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात। परिभाषा में हमने बताया था कि ये किसी कोण के लिए, जैसे मान लीजिए कोण थीटा है, उस कोण के लिए एक निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि
थीटा का मान हम 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री, उस स्थिति में साइन थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? थीटा की जगह अपन 30 डिग्री अप्लाई करते हैं और आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसी प्रकार यदि अपन कोस थीटा के लिए बात करें तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आप यहां पर देख रहे हैं कि किसी कोण जिसको हमने 30 डिग्री मान रखा है, उस कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात है किसी न किसी एक निश्चित संख्या को ही व्यक्त कर रहा है। अब चाहे साइन 30 डिग्री के लिए अपन, ऐसा तो है नहीं कि ये वैल्यू चेंज होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू फिक्स है, तो ये हो गई एक निश्चित संख्या। तभी हमने बोला वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के लिए एक निश्चित संख्या को व्यक्त करते हो। तो ये बात हुई हमारे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। और अब कुछ खास जानकारी जो अपन लगातार कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको रिवाइज करना अति आवश्यक है, ध्यान में रखना जरूरी है। तो वो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी समतल को जैसे अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ये आपका समतल है, इस समतल को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो आपका ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, जिसकी निर्देशांक 0, 0 होते हैं, आप जानते ही हैं। ये चारों भाग है वो बिल्कुल बराबर है। तो समतल के 4 भाग बन गए, तो प्रत्येक भाग को हम हिंदी बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा चतुर्थांश कहाँ होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये जो भाग है इसको आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं ये फिक्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है तो यही होगा, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से अपने इनका सीक्वेंस है वो चेंज कर दें। तो कहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, ये अपने को निश्चित करना है। पहली बात, हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए ये बिंदु है और इस बिंदु के चारों ओर बनने वाले जितने भी कोण हैं उन सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इस बिंदु O के चारों तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री हो गया। बट हमने यहाँ समतल को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक पार्ट जो है वो 90-90 डिग्री का अंश ले रखा है। तो यदि यहाँ से अपन बात करें 0, और आप जानते हैं कि कोण का मापन करते समय अपन घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यह आपका 90 डिग्री हो गया, या आप इसको π/2 भी बोल सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पहुँचेंगे तो 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, तो 90 में 90 और जुड़ेगा, तो ये हो गया 180 डिग्री या पाई। फिर 90 डिग्री इसमें और जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा 270 डिग्री या 3π/2। रेडियन में इसको 3π/2 बोलेंगे। और यहाँ पहुँचेंगे, देख पूरा चक्कर हो गया, तो इसको अपन 360 डिग्री या इसको अपन 2π बोलेंगे। कोण का मापन करते समय हम लोग घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मापन करते हैं। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब घड़ी आप जानते हैं किस प्रकार से चलती है। जैसे घड़ी में जो भी सुई है वो इस प्रकार से चलती है, ऐसे चलती है। लेकिन हम जब कोण का मापन करेंगे तो धनात्मक दिशा के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में अपन, घड़ी की विपरीत दिशा करेंगे, घड़ी की सुई जो है
वो जिस तरफ चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में अपन मापन करते हैं। तो इस प्रकार से कोण का मापन करते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम वामावर्त भी बोलते हैं, वामावर्त दिशा, एक ही बात है। तो ये भी थोड़ा निश्चित कर लें, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। अब यहाँ पर एक बात ये भी जानना जरूरी है कि अभी अभी जो हमने 6 त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात की थी, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है, इसकी बात भी हम यहाँ करने वाले हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक वर्ड है, वो आपको याद रखना है, ASTC, और याद नहीं रहे तो एक पूरा सेंटेंस याद रख सकते हैं। उसको इस प्रकार से याद रख सकते हो, ऑल स्टील टी कप, सब स्टील के चाय के प्याले। ऑल का मतलब सभी, स्टील स्टील है ही, टी का मतलब चाय, कप का मतलब कप, सभी स्टील के चाय के प्याले, ASTC। तो आपके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ। जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यही आपकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ इस A का मतलब है ऑल, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब आता है 2 नंबर पे S। तो देखो आप यहां देखिए, S से साइन भी स्टार्ट हो रहा है और S से सेक भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, पहले आओ पहले पाओ, तो पहले वाले को अपन प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो पहले आ रहा है साइन, तो एक तो साइन हो गया और इसका अपोजिट होता है कोसेक, तो ये दोनों हैं यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए वो सब के सब नेगेटिव होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करें तो यहाँ देखो टी आ रहा है, तो इनमें से टी से कौन सा त्रिकोणमितीय स्टार्ट हो रहा है, 10, तो यहाँ एक तो 10 हो गया और एक इसका अपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद में चौथे नंबर पे सी। अब देखो सी से कोस भी स्टार्ट हो रहा है, कोट भी हो रहा है, कोसेक भी हो रहा है, लेकिन इन सब में पहले कौन आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसकी बात हम करेंगे। तो ये हो गया कोस और इसका अपोजिट होता है सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, वामावर्त भी बोलते हैं। ये 4 जो क्वाड्रेंट बनाए हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट ध्यान रखें, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है उसके लिए हमने एक इस प्रकार से एक वर्ड का सहारा लिया है। और या आप ये सेंटेंस याद रख सकते हैं यदि कभी कभी भूल जाते हैं इसको, तो ऑल स्टील टी कप, तो यहाँ से पहला लेटर लेकर के AST जो है वो आपको याद आ जाएगा। और फिर यहाँ से A का मतलब मैंने बताया ऑल, सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो यहाँ पॉजिटिव होंगे। और S का मतलब देखो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हैं उनमें से जो पहले आ रहा है एक तो वो लिखेंगे, एक उसका अपोजिट, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो तीसरे नंबर पे T आ रहा है, तो यहाँ T से कौन स्टार्ट हो रहा है, 10, तो एक तो 10 हो गया, एक इसका अपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे नंबर पे यहाँ आ रहा है C, तो चौथे क्वाड्रेंट में अब C से देखो 2-3 स्टार्ट हो रहे हैं, कई स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होंगे कि सर ने ऐसा क्यों लिया, एक ये सिस्टम है सीखने का। तो यहाँ पहले कोस आ रहा है तो कोस ही लिखेंगे, जो पहले आ रहा है उसको ही अपन काम में लेंगे, और इसका अपोजिट हो गया सेक, तो ये दोनों जो है यहाँ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो ये बात हुई हमारे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, क्योंकि अपना चैप्टर जो है उसका मुख्य बिंदु है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो हैं
इनको समझने से पहले ये जो बेसिक जानकारी थी अति आवश्यक है, क्योंकि 2 की प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स होंगे उनको सोल्व करने के लिए जानकारी होना बहुत नेसेसरी था। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है उससे पहले भी अपने एक चर्चा और कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब यहाँ पे कोण थीटा वगैरह कुछ भी हो सकता है या तो, ठीक है ना। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनके लिए अपन 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलते हैं। 30 डिग्री इसको अपन रेडियन में बोलना चाहें तो π/6 बोलेंगे। और 45 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे π/4। 60 डिग्री इसको अपन बोलेंगे π/3 और एक 90 डिग्री इसको हम बोलेंगे π/2। तो डिग्री और रेडियन दोनों को आप समझ लीजिए। हालांकि यहाँ ज़्यादातर अपने को रेडियन में बात करनी होगी, तो रेडियन को ध्यान रखना कि π/6, π/4, π/3, π/2 क्या है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनकी क्या क्या वैल्यू होगी। ये चीज़ अपन लगातार 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी हम रिवाइज करके बनाना, तो आपको ये टेबल है, बनानी आती भी होगी। जिनको नहीं बनानी है वो आप सीख सकते हैं, लेकिन बनाना ही अपने लिए पर्याप्त नहीं होगा। इनकी जितनी भी वैल्यूज है वो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, तो ही हम फास्ट काम कर पाएंगे। और यदि अपन पहले टेबल बनाएं उसके बाद में वर्क करें तो काफ़ी अपने को टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। अब देखो ये जो आपकी टेबल वो किस प्रकार से बनती है, उसके लिए अपन 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे और इन सब को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 का भाग लगा देंगे। अब इनको थोड़ा सरल कर लो। 0/4 का मतलब 0 ही होता है। 1/4 सरल हो नहीं रहा। 2/4 को सरल करेंगे 1/2। 3/4 सरल नहीं हो रहा है। 4/4 का मतलब 1। अब इन सभी संख्याओं का वर्गमूल करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। अब इसमें 4 क्वांटिटी, 4-5 क्वांटिटी आ रही है 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। तो थोड़ा समझ लो कि किसका वर्गमूल कितना होगा। आप जानते हैं 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब बच गए 2 और 3। तो 2 और 3 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो केवल उसके ऊपर रूट का चिन्ह लगा के ही हम लिखेंगे। चलिए, तो 0 का वर्गमूल क्या हो गया, 0। 1/4 का करेंगे तो 1 का तो 1, 4 का 2, ये हो गया 1/2। फिर इसका वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल ऐसे लिखा जाएगा। 3 अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल ऐसे लिखेंगे, 4 का 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1। अब अपने को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहली जो लाइन है वो निर्धारित करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, और बाकी चीज़ें यहीं से अपन बना लेंगे। अब आप देखेंगे इधर से, इस साइड से आप देखते जाएंगे और इधर से लिखते जाएंगे, तो कोस वाली जो लाइन है वो भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखिए पहले वहाँ पर 1 आ रहा तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर आ रहा √3/2, ये √3/2 हो गया। फिर उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में आ रहा है 1/2 और फिर आ रहा है 0। अब 10 के लिए क्या किया जाए, 10 का एक फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, sin θ/cos θ। तो साइन के जो मान हैं उनमें यदि कोस की वैल्यू का भाग लगा दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, 10। तो देखो ये साइन की वैल्यू आ रही है सब, ये कोस की, तो ऊपर वाली संख्याओं में नीचे वाली संख्या को भाग लगा दो, कहने का मतलब इसके बटे में इसको लिख लो। अब सरल कैसे करना डायरेक्ट बताऊं, 0 के बटे में 1 आएगा तो अंश में 0 आ गया। जब अंश में 0 होता है तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। जब इसके बटे में इसको लिखेंगे तो कैसे समझें, हर वाली संख्या को हर से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और नीचे √3, ये दोनों समान संख्या है। तो यदि किसी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाएं तो 1 आएगा, जैसे 2 में 2 का भाग लगाते हैं 1 आता है। या इसको यूं समझ लीजिए, √2 से √2 कट गया, फिर बचेगा 1/1, 1/1 का मतलब 1।
यहाँ ये 2 है, 2 से 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा √3 बटे में 1 है। आप 1 लिखना चाहें तो लिखेंगे, नहीं लिखें कोई बात नहीं। ये होगा 1/0। देखो 0/1 के लिए यहाँ 0/1 बन रहा था तो अंश में 0 आ रहा था, उसके लिए रिजल्ट मिलेगा 0। लेकिन जब हर में 0 आ जाता है उस स्थिति में रिजल्ट मिलेगा इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित, अपरिमित। तो यहाँ लिखेंगे अपन इन्फिनिटी। अब देखिए कोट के लिए बात करते हैं। कोट है वो किसका विपरीत होता है? टेन का। टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो टेन की जितनी भी वैल्यू यहाँ प्राप्त हो रही है उनको अपन उनका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम तो जानते होंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश और हर को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अंश को हर की जगह लिख देंगे, हर वाली संख्या को अंश में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बटे में 1 माना जाएगा, तो जब 1 ऊपर लिखा जाए 0 नीचे आए तो वो बनेगा 1/0, तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। या तो ऐसे समझ लो, या सीधा याद रख सकते हो कि 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, डायरेक्टर समझ लो, और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √3 ऊपर लिखेंगे, बटे में 1 आएगा, नहीं लिखें तो भी चलेगा। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। इसके बटे में 1 है तो वो 1 तो लिखा जाएगा ऊपर और √3 लिखा जाए नीचे, तो इसका व्युत्क्रम हो गया। अभी बताया इन्फिनिटी का व्युत्क्रम क्या मान लेंगे अपन? 0। अब कोस और जो सेक है वो एक दूसरे के विपरीत है, हम जानते ही हैं। तो कोस की जो वैल्यू आ रही है उनका व्युत्क्रम कर दो, सेक बन जाएगा। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, इसका व्युत्क्रम 2/√3, इसका व्युत्क्रम √2, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2 और 0 का व्युत्क्रम हो गया इन्फिनिटी। और साइन और कोसेक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो साइन की जो वैल्यू आ रही है उनका व्युत्क्रम करते जाओ, इन्फिनिटी, ये 2/1 बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 2 हो गया। ये √2, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये टेबल तैयार की, और टेबल तैयार करने के बाद में लगातार इन वैल्यूज़ को जैसे जैसे हम लोग काम में लेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से अपने याद हो जाएंगी, और याद करना ज़रूरी भी है। पहला हमारा काम यही है, क्योंकि मैथ्स जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना बेसिक कंसेप्ट के और फॉर्मूले के काम चलने वाला नहीं है। और आप जानते हैं बिना हथियारों की लड़ाई थोड़ा ना हो सकती है। बिना हथियारों की लड़ाई यदि हम करने का प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है अपने को कहीं मात मिल जाए, हो सकता है सामने वाला सक्षम हो, प्रबल हो और उसके पास में हथियार हो। तो हमारे पास में ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, ये सब हमारे गणित के हथियार हैं। तो हथियार हमारे पास में होना ज़रूरी है, और फिर निश्चित रूप से गणित के महायुद्ध में हम जीतेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे। जैसे आपको याद आई भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो डायरेक्ट याद आना चाहिए 1/2 है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो वो याद आनी चाहिए कि भाई √3/2 होती है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। ये इस प्रकार से जितनी भी वैल्यूज हम देख रहे हैं वो अपने को याद हो जाएंगी। और अब हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आपका मुख्य बिंदु है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हो गया? जो अभी हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो एक बार मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। वे संख्याएं या वे त्रिकोणमितीय व्यंजक, वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण, जो किसी कोण को व्यक्त करते हो,
देखो, त्रिकोणमितीय फलन की डेफिनेशन में आपने देखा था कि वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के लिए किसी निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं, उसके उदाहरण के रूप में हमने बात की थी। अब इसका विपरीत हो रहा है कि वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को व्यक्त करते हो। ठीक है, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं वो उनकी बात करते हैं। साइन इनवर्स अक्स, यहाँ अक्स कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, कोस इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स, कोट इनवर्स अक्स, सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स। एक बात का जरूर ध्यान रखें, यहां पर ये जो पहला लेटर लिया जा रहा है वो स्मॉल लेटर है, और जल्दबाजी में यदि कैपिटल लिखा भी जा रहा है तो उसको ध्यान रखना स्मॉल ही लेटर ही काम में लेना है। यदि कैपिटल लेटर हम यूज ले रहे हैं स्टार्टिंग में तो उसका मीन्स वो बदल जाएगा, उसकी बात हम करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि स्मॉल लेटर लिखेंगे तब तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट में अपन कैपिटल लेटर काम में लेंगे तो इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए वो व्यापक मान हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। यदि तुम केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ही लिखना चाहते हो तो यहाँ पर पहला लेटर है स्मॉल होना चाहिए, और यदि आपने कैपिटल लिख दिया है तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, वो है उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए व्यापक मान। तो व्यापक मान का जो संकेत है उसमें पहला लेटर कैपिटल आएगा, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये आएगा। यहाँ पर अक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये कोई वास्तविक संख्या है। परिभाषा में हमने बताया है कि वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा साइन इनवर्स √3/2। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो अक्स हम लिख रहे थे वो क्या था, वास्तविक संख्या, तो यहाँ √3/2 भी एक वास्तविक संख्या है। अब अपने को सीधा सिंपल बात ये बतानी है कि साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कहो चाहे π/3 कहो, तो ये तो बात एक ही है। तो आप देखिए ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, इसको जैसे ही हमने हल किया तो अपने को रिजल्ट क्या मिला, एक कोण मिला। और यही हमने परिभाषा में लिखा था कि वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को व्यक्त करते हैं। तो किसी भी त्रिकोणमितीय व्यंजक को यदि अपन हल करें और उसका रिजल्ट यदि कोण आ रहा है तो वो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये बात हुई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। और अब हम बात करेंगे इन सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य मान। अब मुख्य मान क्या है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मुख्य मान के बारे में। मुख्य मान, तो उसके लिए आपको ये समझना है कि प्रत्येक त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए प्राप्त होने वाले कोण का
परिसर। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए प्राप्त होने वाले कोण का परिसर जो होता है वही क्या होता है, मुख्य मान। अब देखो मुख्य मानों की बात हम किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुख्य मान के लिए अपने के सिस्टमेटिकली आपको मेथड बताऊंगा, गारंटी है कि आप लोग उसको कभी भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य मान शाखा, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो पहले बात करेंगे साइन इनवर्स अक्ष और इसका जो अपोजिट है कोसेक इनवर्स अक्ष, इन दोनों के लिए बात करेंगे। इन दोनों की मुख्य मान शाखा क्या होगी, -π/2 से π/2। ये तो हो गया किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा ये, कहने का मतलब कि जैसे ही हम परिभाषा में हमने देखा था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या व्यक्त करता है, कोण को। तो हमें जो कोण प्राप्त होगा वो कितना होना चाहिए, वो -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। -π/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, और इसके जो बीच की वैल्यू है वो हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन कोसेक इनवर्स अक्ष की बात करें तो इसके लिए यही मुख्य मान शाखा आप लिखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज है वो नहीं आएगी, और वो कौन है, 0। क्योंकि कोस 0 जो है, साइन 0 है, उसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन कोसेक के लिए कोसेक 0 का मान कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, अपरिभाषित। तो ऐसी वैल्यू है, उसको अपने को इससे अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए ये क्या होता हो, अपरिभाषित होता हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो इस 0 को छोड़कर -π/2 से π/2 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं, इन दोनों को आप एक साथ याद करना भूलोगे नहीं। साइन इनवर्स के लिए याद कर लो मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, और कोसेक इनवर्स के लिए ऐसे याद रखो कि साइन के जैसा तो होगा ही, लेकिन कुछ इसमें से अपने को हटाना पड़ेगा, कोई वैल्यू हटानी पड़ेगी। वो वैल्यू हटाई जाती है जिसके लिए कोसेक इन्फिनिटी होता है। तो अभी अभी जो हमने टेबल बनाई थी उसको आप एक बार फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोसेक में किसके लिए इन्फिनिटी होता है। तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पर 0 जो रेडियन है उसको अपन हटा देंगे, मतलब 0 जो डिग्री कोण है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये तो बात हुई साइन के बारे में। यदि अपन अब कोस के बारे में बात करें, कोस इनवर्स अक्ष, और साथ साथ में सेक इनवर्स अक्ष की बात करेंगे। तो यहां कोस के लिए है 0 से पाई, कि कोस इनवर्स के लिए जो भी कोण प्राप्त होगा वो कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से पाई तक। 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू हो सकती है। सेक इनवर्स में क्या होगा कि 0 से पाई तो होगा ही, लेकिन सेक में कितने डिग्री का मान इन्फिनिटी हो सकता है वो चीज अपने को यहां से हटानी पड़ेगी, ठीक है। आपको ध्यान होगा कोस में π/2 का मान 0 होता है, लेकिन सेक में π/2 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही होगी। तो सेक के लिए वो वैल्यू इस आपके परिसर में शामिल नहीं होगी जिसके लिए सेक इन्फिनिटी होता हो। तो ये जो π/2 है ये इसमें शामिल नहीं है, ये मैंने माइनस कर दिया फिर π/2 लिख दिया। इसका मतलब इस अंतराल में π/2 शामिल नहीं है।
एक ये भी गौर करेंगे, बड़े ब्रैकेट का मतलब और छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि प्रारंभिक ये बिंदु और अंतिम बिंदु, इसको बोलते हैं अपन अंत्य बिंदु, ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोस इनवर्स के लिए और सेक इनवर्स। अब यदि अपन टेन की बात करें और कॉट इनवर्स के लिए बात करें, तो टेन इनवर्स से और ये कोट इनवर्स। टेन के लिए क्या होता है, देखो टेन का फॉर्मूला होता है सिंपल साइन बटे कोस। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया कर लो कि टेन के लिए जो परिसर हम लिखेंगे, मुख्य मान शाखा का जो परिसर है वो क्या होना चाहिए, साइन के अकॉर्डिंग। अब कहीं सर कोस के अकॉर्डिंग आप नहीं बोल रहे हो, साइन के अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप जानते ही हो दुनिया में चलती किसकी है, ना आपकी चलती है ना मेरी चलती है, केवल एक ही शख्स की चलती है, वो है ऊपर वाला मालिक एक। किसकी चलती है, ऊपर वाले, वो जैसा चाहे वैसा होता है। ठीक है ना, तो यहां देखिए ये जो साइन है ये ऊपर आ रहा है, तो चलेगी किसकी, ऊपर वाले की। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, टेन के लिए यदि आप मुख्य मान शाखा परिसर लिख रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, साइन के। अब आपको साइन का याद है, तो साइन का याद है तो आप क्या करेंगे, साइन का था -π/2 से π/2, लेकिन उसके लिए हमने बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया था, यहाँ पर होगा छोटा ब्रैकेट। अब छोटा और बड़ा ब्रैकेट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बड़े ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये दोनों वैल्यू इस परिसर में शामिल है, इस अंतराल में शामिल है। बीच वाली वैल्यू तो शामिल होनी ही होनी है, उसके बारे में तो बात करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शामिल होंगी, यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी। लेकिन बड़े ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों वैल्यू शामिल है, और छोटा ब्रैकेट आ रहा है तो ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं है, इसके बीच में जो वैल्यू आएंगी वही शामिल है। क्लियर हो गई बात। अब यदि अपन कोट की बात करें तो कोट के क्या, देखो कोट में क्या लिखते हैं, कोट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पर भी ऊपर वाले की ही चलेगी। अब ऊपर वाले की चलेगी तो कोस जो है, कोस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोस के लिए क्या था, ये है, तो ये होगा कोट के लिए 0 से पाई, लेकिन इसमें छोटा ब्रैकेट यूज होगा। कहने का मतलब 0 भी शामिल नहीं है, पाई भी शामिल नहीं है, 0 और पाई के बीच में जो कोण होंगे वो इसमें शामिल है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल बात है। देखो कोई भी चीज़ होती है उसको यदि तरीके से याद किया जाए तो वो याद होती भी है, वो लंबे समय तक याद रहती है। और यदि अपन एक बेहिसाब से या किसी नेचुरल तरीके से उसको तैयार नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, तो भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो तरीके से याद करो, कभी नहीं भूलोगे। पहले हम बात कर लेते हैं साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो साइन इनवर्स का याद कर लो कि -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट आएगा, और कोसेक के लिए आप ऐसे याद करना कि भाई साइन का होता तो विपरीत ही है, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब ये देख लो कि कोसेक में कितने डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। तो आपको यदि वो पहले जो हमने टेबल की बात की थी उस टेबल में आपने देखा कोसेक 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। जो इस अंतराल में शामिल होता है तो उसको अपन अलग कर देंगे, और जैसे ही माइनस ऐसा लिखा तो अब ये समझ लीजिए कि इस अंतराल में ये 0 शामिल नहीं है। हो गई क्लियर बात। साइन इनवर्स का क्या हो गया, -π/2 से π/2, तो इसका विपरीत कोसेक इनवर्स है, तो इसका क्या हो गया, -π/2 से π/2 है, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं है, 0। यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है वो चीज़ इस अंतराल में शामिल नहीं है। क्लियर। अब कोस इनवर्स और सेक इनवर्स, पहले कोस के लिए बात कर लो। कोस की शाखा है 0 से पाई, आपने ये अंतराल सुने होंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल में क्या होता है, संवर्त भी बोलते हैं इसको, बंद अंतराल भी बोलते हैं, बंद अंतराल। तो संवर्त में या बंद अंतराल में दोनों ये जो अंत्य बिंदु वो शामिल होते हैं। कोस सेक इनवर्स जो है ना, सेक इनवर्स, उसके लिए ध्यान रखना कि कोस के अकॉर्डिंग होगा, परंतु सेक के लिए ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान इन्फिनिटी होता है। सेक में 90 डिग्री का जो मान होता है π/2, उसका मान इन्फिनिटी होता है, तो वो वैल्यू अपने को इसमें से हटानी पड़ेगी। तो मैंने माइनस कर दिया, इसका मतलब π/2 इस अंतराल में शामिल नहीं है।
टेन के लिए और कोट के लिए थोड़ा स्पेशल अलग से याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ आपको हिंट दिया, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कोस, और अंश में कौन लिखा गया है, साइन। अंश का मतलब ऊपर, चलती किसकी है, ऊपर वाले की, न मेरी चलती ना आपकी चलती। तो इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग काम होगा। तो ऊपर साइन आ रहा है तो ये रहा आपका साइन, तो इसका मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा, ऐसा ही लिखेंगे। अब सेम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि फिर तो साइन और टेन में फ़र्क क्या हो गया, तो लिखे वैल्यू तो यही आएगी, लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट ना करके छोटा ब्रैकेट आ जाएगा। और छोटे ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों वैल्यू इस अंतराल में शामिल नहीं है, बीच की वैल्यू शामिल है। कोट के लिए कोस बटे साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ऊपर कोस आ रहा है तो कोस के अकॉर्डिंग काम होगा। अब कोस का क्या है यहाँ याद कर लो, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग रहा है तो वहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज नहीं लेना है, छोटा यूज लेना है, ठीक है ना। ये बातें थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। ये बातें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होगी। और अब इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापक मान के बारे में, क्योंकि व्यापक जो मान है उससे पहले अपने को मुख्य मान शाखा के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि मुख्य मान प्राप्त होगा तो मुख्य मान से ही व्यापक मान बनेगा। तो अगले वीडियो में हम व्यापक मान के बारे में और आगे बेसिक कॉन्सेप्ट जारी रहेंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपके लिए न्यू सिलेबस जो है 2021-22 उसका संपूर्ण जो सिलेबस है कंप्लीटली ऑल वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।